फिर मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है जो कि व्हाट इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोहिबिटेड इन द लीगल प्रोफेशन। शायद आपको देखकर ये लग रहा होगा कि इस पर मेरा आप एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, लेकिन नहीं विद्यार्थियों, थोड़ा सा अंतर है मेरे द्वारा इससे पहले दिए गए वीडियो लेक्चर में और इसमें। मेरे द्वारा इससे पहले जो वीडियो लेक्चर दिया गया था उसमें मेरे द्वारा ये बताया गया था कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन बताइए। मिसकंडक्ट का वर्गीकरण बताया गया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन आज जो मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया है उसमें मेरे द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं जो नहीं करना चाहिए, यानी कि जिन पर रोक लगी है। या फिर हम एक सामान्य भाषा में बात करें तो एक अधिवक्ता को न्यायालय में कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जिनके करने पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि ऐसे कार्य जो एक अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए, अगर वो न्यायालय में करता है तो उसके द्वारा इन कार्य को किए जाने पर व्यावसायिक कदाचार जन्म ले लेगा। विद्यार्थियों समझते हैं हम एक एक करके। व्हाट इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट हम पहले समझ चुके हैं, हमें समझना है ये चीज प्रोहिबिटेड। कौन कौन से ऐसे प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट हैं जो नहीं करना चाहिए, जिनके करने पर रोक लगी हुई है। यानी कि बात हमने ये तो समझी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, इसके प्रकार भी मैंने बताए थे, क्लासिफिकेशन भी बताया, लेकिन इसके बावजूद इसके आगे की बात है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं जिन पर रोक लगी हुई है, ये तो करना ही नहीं है, और अगर ये किए तो फिर ठीक नहीं होगा। एक अधिवक्ता के लिए उसका पूरा भविष्य चौपट हो सकता है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट। आप सभी पहले से ही जानते हैं कि व्यावसायिक कदाचार किसे कहते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसे कहते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। और विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको भी ये जानने की जरूरत है। सेकंड, प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट। प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट के संबंध में 1 से लेकर 7 तक मैंने यहाँ मिसकंडक्ट बताए हैं। इन मिसकंडक्ट में से कोई भी कंडक्ट अगर आपके द्वारा किया जाता है तो मिसकंडक्ट कहलाएगा। नंबर 1, प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन। आसानी से समझ गए होंगे आप सभी। एक अधिवक्ता कब कहलाया जाता है, यानी कि ऐसे समझे एक आम आदमी अधिवक्ता कब कहलाया जाता है। एक आम आदमी को अधिवक्ता हम जब कहते हैं जबकि उसके द्वारा BA LLB या LLB की गई हो, अर्थात जो अहर्ता है, एलिजिबिलिटी है, जो डिग्री है वो की गई हो, और विधि स्नातक की डिग्री करने के बाद उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक सूची निकलती है, उस सूची में उसका नाम अधिवक्ताओं के साथ लिखा हो, अर्थात एडवोकेट लिस्ट में उसका नाम एज ए एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहिए। यानी कि अधिवक्ता कहलाने के लिए शर्तें तो कई सारी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 शर्तों की बात करेंगे। नंबर 1, अधिवक्ता कहलाने के लिए एक व्यक्ति को लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, और आफ्टर देन लॉ ग्रेजुएशन इट मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड इन ए स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ए एनरोल्ड इन ए एडवोकेट लिस्ट एज ए एडवोकेट। यानी कि स्नातक, विधि स्नातक होना चाहिए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अधिवक्ता सूची में उसका नाम अधिवक्ता के तौर पर होना चाहिए।
तभी वो व्यक्ति अधिवक्ता कहला सकता है। अगर इन दोनों कामों में से किसी के भी बिना उसने यहाँ प्रैक्टिस की तो ये मिसकंडक्ट कहलाएगा, और ऐसा मिसकंडक्ट प्रोहिबिटेड है, रोक लगी है। सेकंड, प्रैक्टिस विदाउट एलिजिबिलिटी। यहां हम बात कर रहे थे सिर्फ रजिस्ट्रेशन की, यानी कि एक व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट तो है, उसने विधि स्नातक तो कर ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और फिर वो प्रैक्टिस करता है, तो रोक लगी थी। यहाँ सेकंड पॉइंट में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लॉ ग्रेजुएट ही नहीं है, अर्थात रजिस्ट्रेशन की तो बात बाद में है, सबसे पहले लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो ही नहीं है। और ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति काला कोट पहनकर, गले में बैंड लगाकर कोर्ट में खड़ा है, तो आम आदमी जब कोर्ट में आएगा तो उसे तो यही लगेगा कि ये एडवोकेट है, और उसमें भी अगर उम्र ज्यादा है, बाल सफेद है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें नए लोगों से पुराने लोगों पर विश्वास ज्यादा होता है। जिनके बाल सफेद हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, लगेगा इनको अनुभव ज्यादा होगा, इन्हीं को हम अपने केस में एज ए एडवोकेट अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या पता कि न इनके पास लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री है, न रजिस्टर्ड है, बस काला कोट है, गले में बैंड है, और इट इज ए मीडिएटर। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एलिजिबल नहीं है, लॉ ग्रेजुएट नहीं है, आपको वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर करते हैं तो इट इज ए प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट, और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थर्ड, वर्किंग विद अदर प्रोफेशन। एक अधिवक्ता का कार्य बहुत जिम्मेदारी का कार्य है विद्यार्थियों, इतनी जिम्मेदारी का कार्य है कि अगर वो उसमें स्टडी नहीं करता है, परिस्थिति को नहीं समझता है, दस्तावेजों को नहीं पढ़ता है, केस रेफरेंस नहीं देखता है, लॉ नहीं पढ़ता है, तो डेफिनेटली वो अपने केस में आर्गुमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अगर आर्गुमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा तो अधिवक्ता का नुकसान कुछ नहीं होगा, फीस पूरी मिल जाएगी, लेकिन एक बेबस मजबूर व्यक्ति माना जाएगा। एक ऐसा पक्षकार जो विश्वास करके आपके पास आया था कि वकील साहब मुझे बचा लेंगे, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूं, वो परेशान हो जाएगा, वो कटघरे में पहुंच जाएगा, और कटघरे से वो जेल पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो लोग एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए एडवोकेट एक्ट 1961 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इट इज ए 24 आवर वर्किंग, ये 24 घंटे किए जाने वाला कार्य है। इसलिए आपके ऊपर एक बाउंडेशन है कि आप किसी अन्य व्यवसाय को नहीं करेंगे, न अन्य कोई नौकरी करेंगे। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर कोई एडवोकेट एडवोकेसी के अलावा, लीगल प्रैक्टिस के अलावा कोई अलग काम करता है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, और इट इज ए प्रोहिबिटेड। फोर्थ, रॉन्ग सजेशन फॉर क्लाइंट। अधिवक्ता की जिम्मेदारी ही नहीं, एक बहुत बड़ा भार है उसके ऊपर कि उसे अपने पक्षकार को जब भी कोई राय देना है तो बिल्कुल सटीक और सही राय देना चाहिए। अपना हित नहीं देखना चाहिए, उस पक्षकार का हित देखना चाहिए। और अगर वो सही और सटीक राय नहीं देते हैं तो इट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और यहाँ इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, इसको रोका गया है, प्रतिषिद्ध माना गया है, रोक लगा दी गई है। फिफ्थ, हड़ताल। अननेसेसरी, अनफेयर, अनवांटेड हड़ताल पर जाना, समूह बनाकर कार्य न करना या लोगों को कार्य न करने देना, इस पर भी रोक लगी हुई है। कोल्यूजन, सबसे अहम चीज है कोल्यूजन। अधिवक्ताओं द्वारा पैसा कमाने का एक सबसे सरल और सुलभ रास्ता। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जब एक आम आदमी किसी मामले में कोर्ट में आता है और ये कहता है कि हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है और हत्या अमुक व्यक्ति ने कर दी है, जिसके खिलाफ हमने FIR दर्ज करा दी है, अब वकील साहब आपसे निवेदन है कि आप हमें उस केस में हमारा साथ देते हुए उन हत्यारों को सजा दिलवा दें। लेकिन वकील साहब क्या करते हैं,
वकील साहब केस लड़ते हैं और केस में जीतना तय था, लेकिन जीतने से पहले विरोधी पक्षकार यानी डिफेंस काउंसिल से मिल गए और एक मोटी सी रकम ले ली, पैसे ले लिए और पैसे लेकर अपना केस कमजोर कर दिया और पक्षकार हार गया। इट इज ए कोल्यूशन, इट इज ए दुर्विसंधि। एक ऐसे व्यक्ति के साथ संधि करना जिसके साथ संधि करने से किसी का हित अहित में बदल गया, इस पर यहाँ रोक लगी हुई है। अगर ऐसा कार्य कोई अधिवक्ता करता है तो इट इज ए प्रोहिबिटेड मिसकंडक्ट। एट लीस्ट इन ए लास्ट, टेक टू प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट। टेक टू प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट, अगर कोई अधिवक्ता अपने हित के लिए बेनिफिशियल बेनिफिट गिवन टू इटसेल्फ, एक अधिवक्ता अगर अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपने ही पक्षकार की संपत्ति क्रय करता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके हित को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।